नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ में एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 10वां, जिसमें आज हम लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राइस का पार्ट 2। राइस का जो पार्ट 1 है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं राइस पार्ट 2। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी जितने सब्जेक्ट दिखाए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। और हर लेक्चर की हर सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ जब आप इसको पढ़ लोगे तो इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर कोर्स आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपका ये जो कोर्स होने वाला है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स, ये बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है। कहने का मतलब इसको खरीद लेने के बाद इसको एक बार आप अच्छे से खरीद के पढ़ लो, तो इसको पढ़ लेने के बाद ना आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो मोर देन इनफ होगा आपकी एग्रीकल्चर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप खरीद सकते हो। इसमें आपको टोटल लगभग लगभग छः छः घंटे से ज़्यादा की क्लास मिलेगी। 6 घंटे तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की ही क्लास आपको मिलने वाली है। पूरा 1 साल का ये कोर्स होने वाला है आपका, बिल्कुल, जिसमें 1 महीने में आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ उस समय। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस कोर्स को बनाया है। आपका बिल्कुल फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम लेवल पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। खरीदना हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप या तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक जो था वो राइस था, तो राइस के बारे में डिटेल में समझेंगे। कुछ चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज अपन लोग पढ़ेंगे नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब हम नर्सरी की राइस की जो नर्सरी होती है, जब इसको हम राइस करते हैं तो राइस की नर्सरी लगाते समय हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं उसमें कितना कितना एरिया लगता है। तो जैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में 1000 मीटर स्क्वायर एरिया बोलो तो 1:10, यानी कि अगर आपको 1 हेक्टेयर की नर्सरी आपने लगा रखी है, 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगा रखी है, तो इस 1 हेक्टेयर नर्सरी को करके हटा के फिर आप मेन फील्ड में लगभग 10 हेक्टेयर में लगा सकते हो। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर 1000 मीटर एरिया में आपने लगा रखा है, 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में आपने धान की नर्सरी लगा रखी है, तो इसकी मदद से आप जो है वो 1 हेक्टेयर जो खेत है उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। कहने का मतलब इतने दूर में आपका नर्सरी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ड्राई बेड जो है तो ड्राई बेड में भी लगभग इतना ही एरिया माना जाता है। वेट जो सीड है उसमें थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो नर्सरी है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। जो नॉर्मल कंडीशन और जो ड्राई बेड वाला कंडीशन होता है, इसमें जो हमारी नर्सरी होती है बहुत अच्छे तरीके से नहीं ग्रो हो पाती है। लेकिन जो हमारी वेट नर्सरी है, यानी कि जो हमारी खरीफ सीजन वाली नर्सरी होती है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इसके लिए 1250 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर एरिया जो होता है ये मोर देन इनफ होता है 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा एसआरआई मेथड होता है, इसमें 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है वो मोर देन इनफ होता है 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 हेक्टेयर, ध्यान से समझना, अगर आपने 1 हेक्टेयर एसआरआई मेथड से नर्सरी को लगा रखा है तो आप इस 1 हेक्टेयर की नर्सरी से लगभग 100 हेक्टेयर जो आप खेत हैं इसकी ट्रांसप्लांटिंग आराम से कर सकते हो। तेपोग जो हमारा मेथड है, इसमें अगर आपने 40 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपने क्या कर रखा है, 40 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपने खेती कर रखी है, नर्सरी उगा रखी है, तो इससे आप 1 हेक्टेयर जो हमारा खेत है
उसमें ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। बोले तो 1 हेक्टेयर में नर्सरी उगा के आप 250 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग आराम से कर सकते हो। तो इसमें अगर हम सबसे डेंस की बात करें तो हमारा जो सबसे डेंस होता है वो डेपोक मेथड होता है। इसमें 1 बाई 1 मीटर के, बोले तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 40 प्लेट, इस तरीके से 40 प्लेट आप लगा लोगे, ये जो मैट टाइप की नर्सरी है वो आपकी तैयार हो जाएगी और इसको फिर बाद में हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड नाइट्रोजन मैनेजमेंट किस तरीके से हम करेंगे। तो जैसे कि पैरा और बिटेरा जो सिस्टम होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। एक होता है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। तो रिले क्रॉपिंग जो होता है वो मैंने आप लोगों को अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो मेरा कोर्स है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। रिले क्रॉपिंग में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप को काटने से पहले ही दूसरी क्रॉप इसमें ग्रो करी जाती है। जैसे धान को काटने से पहले ही इसमें बरसीम की क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है। बरसीम की क्रॉप डाल देते हैं और बाद में फिर जब धान की क्रॉप ग्रो हो जाती है तो धान को काट लेते हैं और बरसीम जो हमारी है वो बाद में ग्रो हो जाती है, जिसको हम पैरा या उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम या फिर रिले क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ये आपका धान के केस में ज्यादातर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा है, बिहार है और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहां पर ये रिले क्रॉपिंग मेथड यूज किया जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में ज्यादातर कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न यूज किया जाता है? राइस व्हीट, राइस व्हीट। जहाँ पर राइस की खेती करी जाती है खरीफ के सीजन में, वहाँ रबी के सीजन में ज्यादातर गेहूं की ही खेती करी जाती है। आगे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन अपटेक की। तो राइस प्रेफर नाइट्रोजन अपटेक इन द फॉर्म ऑफ अमोनिकल फॉर्म। मैंने आप लोगों को अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो हमारा कोर्स है उसमें आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से माध्यम से पौधे में जाता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो आपका अमोनियम और इसके साथ साथ नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे के अंदर जाता है। तो केवल 2 फसलें ऐसी हैं, एक तो आपका जो राइस की प्लांट है और एक आपका है पोटैटो। ये 2 पौधे ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करते हैं। बोले तो अमोनिकल फॉर्म में ये अब्जॉर्ब करते हैं। बाकी अधिकतर जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हमको अमोनियम वाले जो न्यूट्रिएंट है उसको डालने चाहिए। बोले तो अमोनियम वाले जो फर्टिलाइजर हैं उनको धान की खेती में हमको यूज करना चाहिए। बेसल डोज की बात करें तो यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग हमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर हमको डीएपी, जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, इसको डालते हैं और इसके साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, थोड़ा सा फास्फोरस मिल जाता है और इसके साथ साथ डाई सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपको सॉरी ये डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपको क्या मिल जाता है? डाई मिल जाता है और सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी फास्फोरस मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको फॉस्फेट में भी फास्फोरस मिल जाता है। तो ये 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से इसको मिल जाती हैं और बाद में आगे चलकर हमको केवल और केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही देना पड़ता है। टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं एक बार टॉप ड्रेसिंग करने के लिए। जो रिकमेंडेड डोज होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम क्या कहते हैं 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। बोले तो 100, 60 और 40 एनपीके इस रेशियो में पौधे को देते हैं जिससे पौधा अच्छे से ग्रो हो पाए। इसमें जो आपका ये नाइट्रोजन है, आधा नाइट्रोजन है, बोले तो 50 और 60 और 40, 50, 60, 40 ये जो नाइट्रोजन है, इतना नाइट्रोजन बेसल फॉर्म में दे देना चाहिए बेसल डोज के रूप में। और क्रॉप ड्रेसिंग जो इसमें 50 किलोग्राम जो आपका नाइट्रोजन बचा है, इसको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के फॉर्म में पौधे को दे देना चाहिए। नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन राइस स्प्लिट एप्लीकेशन। अगर इसको हम डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं, बोले तो बिना ट्रांसप्लांटिंग के अगर हम राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन को हमको 2 बार देना चाहिए। एक तो टिलरिंग निकलते समय और एक पेनिकल निकलते समय, और एक बार तो हम इसमें डाल ही देते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और पडलिंग करते हैं तो उसमें एक तो बेसल डोज के रूप में ट्रांसप्लांटिंग के समय पर और एक टिलरिंग के टाइम पर और एक देना चाहिए पेनिकल इनिशिएशन के समय पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आधा तो आपने बेसल डोज में दे दिया और फिर आधा का आधा आधा करके टिलरिंग और पेनिकल इनिशिएशन के टाइम पर दे दिया। अगर आपने बाइसी मेथड का यूज किया तो उसमें भी आपको 3 बार, एक बार 30%, एक बार 35%, एक बार 35%। कहना का मतलब है कि अगर आपको 3 बार डालना है तो 1/3 1/3 डालना है। 100 किलोग्राम है तो बोले तो आपको लगभग लगभग 33 किलोग्राम हर बार डालना है। अगर 2 बार डाल रहे हो तो 50-50 किलोग्राम डाल दो, यही आपसे बोला जा रहा है। नाइट्रोजन की बात यहाँ पर हो रही है।
बाकी जो आपको फास्फोरस और पोटास है, इनको बेसल के डोज के रूप में एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग हमको खेत में डाल देना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर और वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अजोला जो है और एजोला स्पाइरलम है। अजोला जो है एक तरीके का फर्न होता है, एक तरीके का शैवाल होता है, जिसको हम धान के खेत में अपने ग्रो करते हैं। ये इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, इसके साथ साथ सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है। इस तरीके से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अजोला। ये पानी के ऊपर जो धान का खेत होता है, धान के खेत में पानी के जो ऊपरी सतह होती है, इसी पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारा एक एजोस्पाइरलम होता है, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ये रूट के सरफेस पर पाया जाता है, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये भी करता है। क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो हमारी जो राइस की क्रॉप होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कब कब पड़ती है, तो टिलरिंग का जो इसका समय होता है, जिसमें ढेर सारे ऐसे टिलर निकल रहे होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है इसमें पानी देने का, इरिगेशन करने का। और इसके साथ साथ टिलरिंग से लेके फ्लावरिंग तक, टिलरिंग, ज्वाइंटिंग, बूटिंग, ये जितने स्टेज होते हैं, ये सभी स्टेज में आपको पानी देने की जरूरत पड़ती है। जो हमारे धान की क्रॉप है, इसमें इसके पूरे लाइफ साइकिल में जब हम धान की क्रॉप ग्रो करते हैं, तो हमको लगभग लगभग 5 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर खेत में हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर इरिगेशन से हमको बरसात से पानी मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर बरसात नहीं हो पा रही है तो हमको 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। हमारी 120 से लेके 125 से 130 दिन की फसल होती है, इसमें हमको 5 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। बोले तो हर 25 दिन के बाद में हमको एक सिंचाई धान की करनी चाहिए। क्रिटिकल स्टेज फॉर फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, टिलरिंग के समय पर, केमिकल इनिशिएशन के समय पर अगर 2 स्प्लिट डोज हमको डालना है, बोले 3 बार अगर हमको नाइट्रोजन डालना है, तो एक तो बेसल डोज के रूप में डाल देंगे, दूसरा टिलरिंग में डाल देंगे, और तीसरा पेनिकल इनिशिएशन में डाल देते हैं। बाकी इरिगेशन जो उसमें टिलरिंग और पेनिकल इनिशिएशन, ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का। इरिगेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो हमारी जो राइस की क्रॉप होती है, उसको 5 बार इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें और नाइट्रोजन लॉस की बात करें, तो वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें तो जितनी भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं, उसमें वाटर यूज इफिशियंसी सबसे लोवेस्ट होती है हमारे राइस की क्रॉप की। क्योंकि राइस की क्रॉप को अगर हमको 1 किलोग्राम यील्ड प्राप्त करना है, बोले तो 1 किलोग्राम राइस प्राप्त करना है, तो 1 किलोग्राम राइस प्राप्त करने के लिए हमको लगभग 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, तब हमको थोड़ी सी क्रॉप मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी वाली क्रॉप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी क्रॉप। तो इसमें आपका जो राइस ऑप्शन है, तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइस की जो क्रॉप होती है, इसकी वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा कम होती है। इसके साथ साथ इसमें जो इसका इरिगेशन वाटर होता है, IW2 कम्युलेटिव प्लान इवापोरेशन, इसका रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ा रखा है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। IW/PC CP रेशियो जो होता है, इरिगेशन वाटर और कम्युलेटिव प्लान इवापोरेशन, ये दोनों एक लंबा टॉपिक है, तो उसको पढ़ाने में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में IBPS में पूछा नहीं जाता है। नाइट्रोजन लॉस की बात करें तो ज़्यादातर नाइट्रोजन जो लॉस होता है, इसमें एक वोलेटिलाइजेशन की वजह से होता है, बोले तो वोलेटिलाइजेशन की वजह से होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मिट्टी का, तो उसमें वोलेटिलाइजेशन होने लगता है, और इसके साथ साथ डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग की वजह से भी नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है हमारे राइस के खेत में। रिड्यूसिंग नाइट्रोजन लॉस किसकी वजह से होता है, प्लेसिंग अमोनिकल जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, इनको हम रिड्यूस्ड जोन में देते हैं। सॉइल में अगर हम बात करते हैं, तो जब हम सॉइल की पडलिंग कर लेते हैं, बोले तो पलेवा कर लेते हैं, तो धान में जब पलेवा करने के बाद धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसमें 2 जोन होता है। जो मिट्टी होती है वो 2 जोन में बढ़ जाती है। ऊपर हमारा होता है ऑक्सीडाइज जोन, और नीचे होता है हमारा रिड्यूस्ड जोन। तो अगर नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर हैं, NO3 के रूप में जो पौधे लेते हैं, उसको हमको देना है तो ऑक्सीडाइज जोन में देना है, यानी कि मिट्टी के ऊपरी सतह पर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको अमोनिकल फर्टिलाइजर देना है, तो हमको मिट्टी के अंदर देना होगा, रिड्यूस्ड जोन में।
रिड्यूस जोन में अगर हम देते हैं तो नाइट्रोजन का लॉस कम होता है। जो अमोनिकल फॉर्म वाले फर्टिलाइजर होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट जो है, अगर इसको हम अपने राइस के खेत में यूज करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो नाइट्रोजन का लॉस कम होगा तो बोले तो लीचिंग के थ्रू या वोलेटिलाइजेशन के थ्रू या डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू अगर नाइट्रोजन का कम लॉस होगा तो पौधे ज़्यादा यूज कर पाएंगे। और अगर आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लीचिंग होता है, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है नाइट्रेट वाले की, ये काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लॉस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि हमारे जो राइस की क्रॉप है उसमें हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज करें। लो लैंड राइस की बात करते हैं तो इन लो लैंड राइस फर्टिलाइजर इज प्राइमरली अप्लाई इन द रिड्यूस जोन। तो रिड्यूस जोन में ज़्यादातर हम इसको देते हैं। आगे बात करते हैं स्पेशल राइस वेराइटीज एंड केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन और स्पेशल राइस वेराइटीज की बात करें तो राइस की दो म्यूटेंट वेराइटी है, एक तो जगन्नाथ है और इसके साथ साथ एक प्रभावती है। तो जगन्नाथ और प्रभावती ये दो ऐसी वेराइटीज हैं जो राइस की म्यूटेंट वेराइटी हैं, बोले तो इनको म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी, पूरी दुनिया की सबसे पहली हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी कौन सी है? वो पूसा बासमती 1 है। और सबसे पहली जो वैरायटी है वो कौन सी है? सबसे पहली जो वैरायटी है वो है IR8। तो कंफ्यूज नहीं होना, IR8 जो है वो पहली पहली डेवलप्ड वैरायटी है, जबकि ये फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी है। हाई यील्डिंग और डॉर्फ वैरायटी है पूसा बासमती 1। इसको कहाँ बनाया गया था? IRRI में बनाया गया। इसके साथ साथ प्रोटीन रिच जो वैरायटी है वो है हमारी साबरमती। साबरमती जो वैरायटी है इसके अंदर प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे 6 से 7% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है हमारी राइस की क्रॉप में, लेकिन जो हमारी साबरमती है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एरोमा की बात करें तो हमारे जो राइस का प्लांट होता है इसके अंदर जो एरोमा होता है वो होता है डाई एसेटिन 1 पायरोलिन की वजह से। जो हमारा बासमती राइस होता है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बासमती राइस के अंदर जो बहुत महक आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन। क्या होता है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन। डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन जो होता है ये ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से राइस में एरोमा आता है। हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला हाइब्रिड राइस जो डेवलप हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इंडिया में कौन सी वैरायटी? APRH1, APRH2, KRH1 और MGR1, ये कुछ ऐसी वैरायटीज है 1994 में इंडिया में सबसे पहली बार डेवलप की गई थी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। राइस की जो हाइब्रिड वैरायटी है तो इसको किसके मदद से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी की वजह से। इसमें क्या होता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारे सेक्सुअल सेल होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्टेराइल होता है। तो इस वजह से एक तरीके का हम हाइब्रिड डेवलप कर पाते हैं। इसके बारे में आपको जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। गैस इमिशन की बात करें तो हमारा जो राइस की फील्ड होती है उसमें एक बहुत ही हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस निकलती है जिसको हम मिथेन बोलते हैं, CH4। ये जो मिथेन गैस है वो जब हमारे ऑर्गेनिक मैटर और जो धान की जो जड़ें हैं और धान जो है जब वो जमीन के अंदर पानी में सड़ता है गर्मी और पानी की वजह से, तो वहां से एक मिथेन गैस निकलती है। तो ये जो मिथेन गैस है ये गैस इमिशन करता है। क्या? धान की जो फसलें होती हैं वहां से कौन सी गैस निकलती है? ग्रीन हाउस गैस निकलती है। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस? उसका नाम है मिथेन, CH4। आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से इसमें फागुना जो वैरायटी है वो काफी ज्यादा टॉलरेंट होती है। आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से जो हमारी धान की वैरायटी है उसमें कुछ बीमारियां लगती हैं, तो उसमें जो आपका फागुना डिजीज है वो आयरन के प्रति काफी ज्यादा टॉलरेंट है। यानी कि अगर हमारे फील्ड में हमारे खेत में आयरन की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर हमको फाल्गुना वैरायटी को ग्रो करना चाहिए। राइस की वैरायटी फॉर डिफरेंट कंडीशन की बात करें तो हमारा जो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें CSR10 एंड CSR13 और CSR27, ये 3 वैरायटी है जो हमारी सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए काफी ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। साल्ट टॉलरेंट जो हमारी क्रॉप है वो है लूनासरी और TRY1। ये जो हमारी वैरायटी है ये काफी ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होती है। पोस्ट फ्लड सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो हीरा है या कलिंग जो 3 होती है ये दोनों वैरायटी पोस्ट फ्लड सिचुएशन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। गाल माइड एक तरीके का है कि गाल माइड क्या होता है? एक तरीके का माइड बन जाता है, एक तरीके का गाल बन जाता है। तो उसमें आपको जो फागुना डिजीज है या फिर फाल्गुना और सुरेखा और सुरक्षा, ये जो आपकी वेराइटीज हैं ये सभी वेराइटी काफी अच्छी मानी जाती हैं जो कि आपका गाल माइज डिजीज होती है, और सॉरी गाल माइज डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है।
अपना अगला है ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है इसके प्रति रेजिस्टेंट जो है वो अरुणा है और चंदना है। अगला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से लगता है। तो इसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है PR10 और अजया। ब्लास्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है तुलसी IR64। स्टेम बोरर के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है IR20 रत्ना और श्वेता ADJ44। ड्रॉट टॉलरेंट यानी कि सूखे के प्रति टॉलरेंट कौन सी वैरायटी है? गोविंद है और सबरी है। ये दोनों वैरायटी ऐसी है कि पानी की कमी भी होगी तो भी इसको अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। डीप वाटर राइस यानी कि ज्यादा वाटर लॉगिंग की कंडीशन में एक तो जगन्नाथ होता है, एक पंकज होता है, एक जलमगन होता है, एक चकिया वैरायटी है। तो जलमगन, जलमगन, चकिया, पंकज और जगन्नाथ, ये चार वैरायटी ऐसी है जो डीप वाटर में अच्छे से ग्रो हो सकती है। डोरमेंसी रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? मसूरी जो वैरायटी है वो डोरमेंसी के प्रति काफी ज्यादा रेजिस्टेंट वैरायटी है। वरना वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में कई बार जो हमारा धान होता है वो पौधे के ऊपर रहते रहते ही अंकुरित होने लगता है, जिसको हम जरायुज अंकुरण बोलते हैं। कई लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरायुज, जरायुज अंकुरण। इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है ये पौधे के अंदर लगे लगे ही क्या होता है, पौधे में लगा ही रहेगा और तभी जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे आपका जरायुज अंकुरण राइस में देखने को मिलता है, फिर कटहल में देखने को मिलता है। कटहल में भी जरायुज अंकुरण पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जरायुज अंकुरण किसके अंदर पाया जाता है, तो आपका कटहल और राइस के अंदर जरायुज अंकुरण पाया जाता है। डिफिशियंसी कोरिलेशन एंड प्रोग्राम एंड बीट। जैसे हमारा जो जिंक की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? खैरा डिजीज होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से अपने खेत में डालना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर राइस डेवलपमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1990 और 91 में। स्पेशल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन राइस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1997 से 98 में। मोस्ट डोमिनेंट जो व्हीट स्पीसीज है वो कौन सी है? इकाइनोक्लोआ स्पीसीज है। यानी कि ये सबसे ज्यादा जो इकाइनोक्लोआ जो क्रॉसबिलाई है, ये एक तरीके का मिमिक्री ब्रीड होता है जिसको हम बर्नयार्ड ग्रास बोलते हैं या फिर जंगल राइस बोलते हैं। ये हमारा राइस के तरीके का ही होता है। इनिशियल स्टेज में हम जान नहीं पाते हैं, कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि ये कैसा है, ये इकाइनोक्लोआ क्रॉसबिलाई है या हमारा ओराइजा सेटाइवा, बोले धान है या फिर धान का खरपतवार है, पता नहीं चल पाता। मिमिक्री ब्रीड होता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए राइस में दो चीज का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक तरीके का प्री इमरजेंस होता है। इसको क्या करते हैं, 2 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर हम डालते हैं। ये हमारे बाजार में मचेटी के नाम से आता है। फिर प्रोपनिल होता है एक तरीके का पोस्ट इमरजेंसी, बोले तो खरपतवार होने के बाद इसको हम डालते हैं। या 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पेस्ट पर हेक्टेयर, यानी कि प्रोपनिल है उसको 3 किलोग्राम डालेंगे, ब्यूटाक्लोर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से डालते हैं। ब्यूटाक्लोर जो है मचेटी है, ये प्री इमरजेंसी बोले तो खरपतवार उगने से पहले डाला जाता है और ये खरपतवार उगने के बाद डाला जाता है प्रोपानिल। आगे हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड प्रोडक्टिविटी। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जब राइस में 20 से 22% के आसपास मॉइस्चर बचे तो उस समय हम इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यानी कि 125 से लेके 130 दिन के आसपास जो ज्यादातर धान की वेराइटीज है वो हमारी मेच्योर हो जाती हैं। क्रिटिकल स्टेज की बात करें स्टोरेज की, तो हार्वेस्टिंग में 15% मॉइस्चर होना चाहिए और स्टोर करते समय क्या होना चाहिए, हमारा लगभग 10 से 12% अगर मॉइस्चर है तो इसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। बोले तो अगर 10 से 12% से ज़्यादा का अगर मॉइस्चर है तो इसको हम अगर स्टोर करते हैं तो हमारा जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं इनके लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमको ऐसा करना है कि मॉइस्चर जो है 10-12% से ज़्यादा ही घट जाए। राइस की हस्क की बात करें तो कंटेंट 8 से 10% सिलिका, और सॉरी 15 से 18%, 15 से 18% सिलिका पाया जाता है राइस के हस्क में। जो राइस का ब्राउन ब्राउन कलर का छिलका होता है उसमें सिलिका पाया जाता है 15 से 18%, जो कि एक पोटेंट सोर्स है सिलिकेटा और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो सिलिका लगता है ये यहाँ से आपको मिल जाता है। प्रोबायोटिक जो राइस होता है इसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। यानी कि जब हम राइस को क्या करते हैं, राइस को एक बार क्या करते हैं, राइस को पहले हम बॉयल करते हैं और बॉयल करके बाद फिर इसको क्या करते हैं, कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद फिर इसको ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद फिर इसकी हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग और डिहस्किंग करते हैं। फिर इसमें से क्या निकालते हैं, हम चावल निकालते हैं। तो ये राइस को नहीं करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, राइस को नहीं करते, किसको करते हैं, इसमें हम पैडी को करते हैं।
ठीक, धान को करते हैं। हमारे गाँव में इसको कहा जाता है भुजिया करना। भुजिया करना मैं आपको बताऊँ तो इसको क्या कहते हैं? भुजिया करना। ये होता है प्रो बॉइल्ड राइस। राइस के अंदर थोड़ी मात्रा में तेल भी पाया जाता है, और रॉ राइस का जो ब्रान होता है उसमें 12 से 18% पाया जाता है। प्रो बॉइल्ड राइस का ब्रान होता है उसमें 20 से 28% पाया जाता है, और डी बॉइल्ड का जो ब्रान होता है उसमें 1 से 2% ऑयल का कंसंट्रेशन भी पाया जाता है। ग्लोबल और इंडियन जो राइस प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो जापान में सबसे ज्यादा है, लगभग 63 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। चाइना में 62 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है ऑन एन एवरेज। और क्लासिफिकेशन ऑफ द राइस प्रोडक्टिविटी यील्ड पर हेक्टेयर, तो हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कितनी है? वो मोर देन 25 क्विंटल है। मीडियम जो प्रोडक्टिविटी है 20 से 25 क्विंटल है। लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है 15 से 20 क्विंटल है। लो जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 से 15 क्विंटल है, और वेरी लो जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 क्विंटल पर हेक्टेयर से कम है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। अगर 25 क्विंटल से ज्यादा निकल रहा है तो उसको हाई प्रोडक्टिव बोलेंगे, और अगर 10 क्विंटल से कम निकल रहा है तो वेरी लो बोलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, और जापान और चाइना में प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर लोग कितना ज्यादा उत्पादन करते हैं, भारत में उस हिसाब से बहुत कम उत्पादन हो रहा है। हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है। डिजीज की बात करें तो एक अकोची डिजीज लग रहा है, जो कि किसकी वजह से लगता है? वो लगता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से लगता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की जब ज्यादा अधिकता हो जाती है तो इसकी वजह से अकोची डिजीज लगता है। जो खैरा डिजीज है वो जिंक की कमी से लगता है। इसको सबसे पहले बार रिपोर्ट किया गया था, वाई एल नैने ने किया था पंतनगर यूनिवर्सिटी में 1966 में। मॉन्टेक जो डिजीज है ये राइस रूट नेमेटोड की वजह से लगता है। मॉन्टेक डिजीज, व्हाइट आई जो डिजीज है वो आपकी आयरन की डिफिशियंसी की वजह से लगते हैं, और आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से। आयरन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो हम कौन सी वैरायटी लगाते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें हम कौन सी वैरायटी लगाते हैं आपको वो बताना है। डेड हार्ट या फिर व्हाइट ईयर जो डिजीज होती है वो येलो स्टेम बोरर ऑफ इंसेक्ट की वजह से होती है। किलर डिजीज जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है। ये ओन एंड ओनली बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है राइस की क्रॉप में, जिसको हम किलर डिजीज बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, और हमारा जो राइस है इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। इस पे जो हम वेक्टर की बात करें तो जो हमारा एक किलर डिजीज है बोले तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिजीज है ये टुंगुरु वायरस के द्वारा फैलता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये टुंगुरु वायरस है ये इस डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। जस्ट अ सेकंड। टुंगुरु वायरस कॉज्ड बाय वायरस, टुंगुरु वायरस कॉज्ड बाय वायरस। ठीक, आगे बात करते हैं हमारा जो है डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो डेपोक मेथड में क्या होता है? ओरिजिन की बात करें तो डेपोक मेथड जो होता है जिसको हम मैट बोलते हैं, मैट टाइप की नर्सरी। ये सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? ये फिलीपींस में सबसे पहली बार इसको इजाद किया गया था। इसमें नर्सरी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो विदाउट सॉइल होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट का सोर्स होता है वो 14 दिन तक केवल जो सीड होता है उस सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसी एंडोस्पर्म से पौधे को 14 दिन तक एनर्जी मिलती रहती है। और पौधा ही जैसे 14 दिन तक होता है तुरंत ही इसको हम ले जाकर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्योंकि अगर 14 दिन तक हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं किए तो जो हमारा राइस होता है, राइस का एंडोस्पर्म जो होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अगर राइस का एंडोस्पर्म जो खत्म हो जाएगा तो हमारी जो क्रॉप है वो आगे चलकर ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिएंट का और कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं। तो इस वजह से न्यूट्रिएंट इसको कहाँ से मिल जाता है? एंडोस्पर्म से मिल जाता है। बाकी पानी और एयर तो इसको मिल ही जाता है, सनलाइट मिल ही जाता है। तो मिट्टी की जगह पर इसको एंडोस्पर्म से एनर्जी मिलती है, जो कि 14 दिनों तक ही केवल मिल पाती है। तो 14 दिन के बाद ही हमको इसको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये जो पौधे होते हैं ये सूखना शुरू हो जाते हैं। सीडलिंग की एज की बात करें तो 11 से 14 दिन की जो सीडलिंग होती है सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। सीड रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम सीड जो होता है वो पर स्क्वायर मीटर एरिया में रिक्वायर होता है। एरिया कवर करने की बात करें तो 1 स्क्वायर मीटर सफिशिएंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 200 से 200 से लेकर 250 मीटर स्क्वायर एरिया। बोले तो अगर हमने 1 हेक्टेयर जमीन पर डेपोक मेथड की नर्सरी लगा रखी है तो इसकी मदद से हम लगभग 250 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, यही आपसे कहा जा रहा है। एक चीज होता है बेहुसनिंग। बेहुसनिंग क्यों किया जाता है? ए
प्रोमिनेंट मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इन चंडीगढ़ बिहार और सॉरी छत्तीसगढ़ बिहार एंड उड़ीसा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर वाटर भर दिया जाता है, खेत में इरिगेशन कर दिया गया और मिट्टी के ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी भर गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसी भरे हुए पानी में क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, भरे हुए पानी में कोलोइंग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाटा लगाना। क्या करते हैं, पाटा लगाना। तो जब हम पाटा लगाते हैं तो पाटा लगाने में क्या होता है, जैसे हमारा ये राइस का पौधा ऐसे उगा हुआ है, जो हम पाटा लगाते हैं तो एक लकड़ी का होता है। तो ये क्या होता है कि जब ये राइस पर जाता है तो राइस का हमारा जो पौधा है ऐसे लौट जाता है, जमीन पर ऐसा दब जाता है। कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको जब हम कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चलाए गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेहोसनिंग। इसको करने से क्या होता है, एक तो हमारा खरपतवार कंट्रोल हो जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी में प्रॉपर एरेशन होने लगता है, फिर से हवा का संचार हो जाता है। और जब पौधा एक बार ऐसे गिर जाता है तो दोबारा जब उठता है तो इसमें ढेर सारे टिलर निकलते हैं। बोले तो जो टिलरिंग है, जो हमारा टिलरिंग है, ये बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वीड का कंट्रोल करता है, सेमी पडल कंडीशन होता है और एरेशन बहुत अच्छे, अरेस्ट परकुलेशन और लॉस वाटर को थोड़ा रोक लेता है और प्लांट की पॉपुलेशन को भी थोड़ा सा रोकता है। गैप फिलिंग करके इसको रोका जा सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेहोसनिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप डिटेल में और अच्छे तरीके से शिद्दत से 1 साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हमारा जो 1000 रुपये वाला बैच है अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, इसको आप खरीद लीजिए। मेरी गारंटी है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपने बीएससी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को देखकर आप और भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिए, इस वीडियो को देख के आपको पता चल पाएगा कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कोर्स को कैसे परचेज करना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।